Good morning, students. We again resume with our class. Now, up to now, we had studied, we had started the lesson Portrait of Lady, if you remember. Now, we move on, and in first paragraph, we had studied about how our grandmother looked and what was their routine. They both used to go to school along with that, and from here, if you can remember, last was village dogs. Now let's move on. My grandmother always went to school with me because the school was attached to temple. दादी माँ हमेशा मंदिर मेरे साथ यानी उथर के साथ जाती थी क्योंकि मंदिर और स्कूल दोनों साथ में थे. द ब्रिज टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर्स. तो जो मंदिर के जो पुजारी जो थे वही हमको वर्णमाला भी सिखाते थे और प्रेयर भी सिखाते थे. वाइल चिल्ड्रन सेट इन द रोज ऑन अदर साइड ऑफ द वेरेंडा. बच्चे बरामदे में इधर उधर बैठते थे दोनों तरफ. सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और प्रेयर इन अ कोरस. एक साथ में एक स्वर में प्रार्थना या वर्णमाला बोलते थे. माई ग्रैंड मदर सेट असाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर. सो दादी माँ जो थी वो मेरी स्क्रिप्चर्स यानी कि धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी. व्हेन वी बोथ हैड फिनिश्ड, जब हम दोनों का काम खत्म हो जाता था, वी वुड वॉक बैक टुगेदर. हम दोनों साथ में आते थे. दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर. और अभी जब हम वापस लौटते थे तब जो गांव के कुत्ते होते थे वो हमको मंदिर के दरवाजे पे मिलते थे. दे फॉलोड अस टू आवर होम. वो हमें घर पे तक पीछे आते थे. ग्राउलिंग एंड फाइटिंग, गुर्राते हुए और लड़ते हुए. विद ईच अदर फॉर चपातीज़. और दोनों वो चपातियों को लड़ते थे. वी थ्रू टू देम, जिनको हम उनको फेंकते थे. व्हेन माई पेरेंट्स वेर कम्फर्टेबली सेटल्ड इन सिटी. जब मेरे माता पिता अच्छी तरह से जब शहर में सेटल हो गए, दे सेंट फॉर अस. उन्होंने हमें बुलावा भेजा. सेंट फॉर का मतलब बुलावा भेजा, ये मीनिंग यहाँ पे है. दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप. और ये हमारी मित्रता का एक वो घुमावदार पल था जहाँ से हम दोनों अलग हुए. ऑल द वी शेयर द सेम रूम. हालांकि हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे. माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी. अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी. आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस. पहले गांव में दादी माँ स्कूल साथ आती थी, लेकिन अब दादी माँ जो है नहीं आती थी क्योंकि ऑथर जो है वो एक मोटर बस में या स्कूल बस में जाता था. देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स. अब गलियों में कुत्ते नहीं थे. एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस. अब चूँकि उनको कुत्तों को खाना खिलाने की आदत थी, अब कुत्ते तो थे नहीं, तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने किया कि चिड़ियों को रोटी के टुकड़े डालना शुरू कर दिया आंगन में. एज द ईयर्स रोल्ड बाय, समय गुजरता गया, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर. हम एक दूसरे से बहुत कम ही मिला करते थे. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी. अब कुछ समय तक तो वो मुझे उठाती रही. एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल. और स्कूल के लिए तैयार करती थी. व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आया, शी वुड आस्क मी. वो मुझे पूछती थी व्हाट टीचर हैड टॉट मी, कि मुझे टीचर ने क्या पढ़ाया. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स. मैं उनको अंग्रेजी के कुछ शब्द बोलता था. एंड लिटल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग. और पाश्चात्य विज्ञान की और शिक्षा की बातें करता था. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग. द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, के पृथ्वी गोल है, इत्यादि. दिस मेड हर अनहैप्पी. और इन सब चीज़ों से वो खुश नहीं होती थी. द लॉ, शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स. अब वो मुझे मेरे पाठ में मदद नहीं कर पाती थी. अब चूँकि वो तो खुश इसलिए नहीं थी क्योंकि वो मेरे पढ़ाई में मदद नहीं कर पाती थी. शी डिड नॉट बिलीव द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड शी वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स. तब वो इस बात से बहुत दुखी थी कि वहाँ पे भगवान, धार्मिक पुस्तकें, इन सब की तो कोई शिक्षा है नहीं. वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स. एक दिन मैंने ये कहा कि हमें संगीत की शिक्षा दी जा रही है. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब. वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई. टू हर, क्योंकि उनके लिए म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन, क्योंकि उनके लिए संगीत का जो संबंध था वो बहुत निम्न प्रकार का था कि ये निम्न लोगों का काम है. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेरलॉड्स, जो वेश्याएँ होती है, एंड बेगर्स, और भिखारियों का काम है. एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक्स, और सभ्य लोगों का काम नहीं है. शी सेड नथिंग बट her silence meant disapproval.
उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी खामोशी उनकी अस्वीकृति दिखा रही थी। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उन्होंने मेरे से कभी कभार ही बात करी या नहीं के बराबर बात करी। ये हमारा आ गया यहाँ पर, ठीक है। नाम यहाँ से, व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, मुझे अपना खुद का कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप, और हमारा एकमात्र जो कॉमन लिंक था, दोनों के बीच में एक कॉमन चीज़ थी, वो था फ्रेंडशिप का वो कमरा था, क्योंकि दोनों एक ही कमरे में सोते थे, वो भी चला गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्ट हर सेक्युलेशन, वो उनको जो इस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया विथ रेजिग्नेशन, बिना कोई विरोध किए उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट अ स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब उसके बाद में वो कभी भी अपना चरखा जो है वो अकेला नहीं छोड़ती थी, यानी हमेशा दिन भर अपने आप को व्यस्त चरखे पर रखती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। एंड सेट बाय हर स्पिनिंग व्हील एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और वो अपने चरखे के पास ही बैठ करके चरखा चलाती और अपनी प्रार्थना बोलती रहती। ओनली इन आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज, और केवल दोपहर में थोड़ी देर के लिए वो चिड़ियों को भोजन देने के लिए रिलैक्स करती थी। When she sat in the veranda breaking the breads into little bits, जब बैठ करके वह बरामदे में रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती थी। Hundreds of little birds collected around her creating a veritable bedlam of chirping, और हज़ारों पक्षी उनके आसपास एक अफरा तफरी का माहौल बना देते थे उनकी चहचहाहट से। Some came and perched on her legs, कुछ आकर के उनके पैरों पे कूदते थे। Others on her shoulders, कुछ उनके कंधे पे कूदते थे। Some even sat on her head, कुछ उनके सिर पे बैठते थे। बट शी स्माइल्ड नेवर शूट देम अवे, लेकिन वो हंसती थी और कभी उनको शू यानी कि भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ डे ऑफ हर, ये उनके ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा जो था वो पल होता था। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, जब मैंने तय किया कि मैं विदेश जाऊंगा आगे पढ़ने के लिए। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी दादी माँ जो थी वो अब थोड़ी निराश हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, चूँकि अब मैं 5 वर्ष के लिए बाहर जाने वाला था। एंड एट हर एज नो वन एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी आयु को देख करके कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ तो कह सकते थे। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बिल्कुल भी भावुक नहीं थी। शी केम टू लिव मी एट रेलवे स्टेशन, मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन किसी से कोई बात नहीं की या न ही कोई उन्होंने अपना भाव दिखाया। हर लिप्स मूड इन प्रेयर, उनके जो होठ थे वो प्रार्थना में चल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका मन जो था वो प्रार्थना में विलीन था। हर फिंगर्स वेर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी, उनके हाथ जो थे वो अपने माला को, मोतियों को गिनने में यानी कि माला जपने में व्यस्त थे। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने मेरे माथे को, कपाल को चूमा। And when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of my physical contact between us. उन्होंने जब मुझे अपने होठों से चूमा कपाल पे, तो मुझे लगा कि ये उनकी जो लास्ट प्रिंट मेरे शरीर पे है, ये कि मुझे मेरी दादी से मिल पाया। तो लेखक को लग रहा था कि वो इसके बाद दादी से नहीं मिल पाएगा। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। एंड टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम बट दैट वाज नॉट सो, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। टिल देन इसको रिवाइज करो और जो मीनिंग्स मैंने बोले हैं उसको आप लिखें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम फ्लक्स के बारे में देख लेते हैं और फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स के बारे में कोई बड़ी हार्ड डेफिनेशन नहीं है और फ्लक्स कोई बड़ी उलझी हुई चीज़ भी नहीं है। सिंपल सी चीज़ है कि किसी भी सरफेस के साथ या किसी भी एरिया के साथ जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बोलते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसलिए हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी तो हम उनको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे, जो कि आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जैसे ये कोई हमारी इरेगुलर सरफेस है, ये कोई इरेगुलर सरफेस है। अब
इसके साथ जो टोटल फ्लक्स लिंक हुआ वो हमको फाइंड आउट करना है। क्या करना है, ये इरेगुलर सरफेस है, कहीं पर आपको थीटा ज़्यादा मिलेगा, कहीं पर थीटा कम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये जो सरफेस है इसको हमने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, इस सरफेस के छोटे छोटे स्मॉल टुकड़े कर दिए, और हर एक टुकड़ा कितना होगा, ds, कितना होगा, ds, ये जैसे कि हमने टुकड़े कर दिए, ठीक है। तो ये एक स्मॉल सरफेस ले लिया हमने जिसको हम बोलेंगे ds, ठीक है। अब इस ds से ये जो फील्ड लाइंस निकल रही है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेक्टर है, ठीक है। अब ये जो सरफेस है, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जैसे कि ये कोई सरफेस है, ये सरफेस है, तो इसका ये जो एरिया वेक्टर होगा हमेशा सरफेस के कैसा होगा, नॉर्मल होगा, कैसा होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। तो इसका ये एरिया वेक्टर, ठीक है, ये पूरी सरफेस है S, और ये जो स्मॉल सरफेस है जिसको हमने बोला ds, ठीक है। तो ये जो इसका एरिया वेक्टर है, इस एरिया वेक्टर को हमने बोला a कैप, यानी यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर क्या शो करता है, यूनिट का मल्टीप्लाई करने से क्या पता चलती है, डायरेक्शन के बारे में हमको पता चलती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच में ये एंगल कितना है, थीटा है। तो ये जो स्मॉल सरफेस है इसके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा, अगर इस पूरी सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो कितना हो रहा है, फाई, कितना हो रहा है, फाई हो रहा है। तो इस स्मॉल सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना हो जाएगा, डी फाई, कितना हो जाएगा, डी फाई, कितना हो जाएगा, डी फाई, ठीक है। अब यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ठीक है। ए सरफेस कितनी है, ds, स्मॉल एरिया कितना है, जो है वो ds है, और यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा। तो इस सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना हो जाएगा, EDS cos थीटा, क्या हो गया, EDS cos थीटा। अब ये जो थीटा है वो एंगल किसके बीच का है, तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये जो एरिया है, ये जो थीटा है वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है, कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का जो एंगल है वही एंगल कौन सा है, थीटा, ठीक है। अगर ये थीटा की वैल्यू 0 होगी, कितनी होगी, 0 होगी, तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है, cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो फ्लक्स कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम, फ्लक्स कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। अगर इस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 होगी, कितनी होगी, 90, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। तो स्मॉल सरफेस के साथ इस ds के कारण जो यहाँ पर फ्लक्स बना वो फ्लक्स कितना बना, d फाई, और उसकी वैल्यू कितनी है, EDS cos थीटा। अब हम इस ds के लिए निकालेंगे, फिर इस ds के लिए निकालेंगे, इस ds के लिए, हर ds के लिए अलग अलग निकालेंगे, क्योंकि हमने देखा कि ये सरफेस कैसी है, इरेगुलर सरफेस है, या हम कह सकते हैं रफ सरफेस है। तो हर पॉइंट पर हमको शायद एंगल अलग अलग मिल सकता है, थीटा की वैल्यू डिफरेंट मिल सकती है, इसलिए हम हर ds के लिए अलग अलग निकालेंगे, और फिर सभी ds को हम क्या करेंगे, सभी ds के कारण, एक ds के कारण इतना आया, दूसरे के कारण इतना आया, तीसरे कारण, और सबको हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और उसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेट करना। क्या करना है, इंटीग्रेट करना। तो हम क्या करेंगे, पूरे का निकालेंगे, तो पूरे का निकालने के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई, और फाई के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो जैसे कि हम यहाँ पर पूरा सिस्टमेटिक ढंग से करें तो क्या हो जाएगा, डी फाई, और डी फाई का इंटीग्रेशन, और इधर से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन EDS cos थीटा। तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन EDS cos थीटा, ठीक है। cos जो है वो कौन सा डॉट प्रोडक्ट है, तो फाई E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा E डॉट ds, ये हमारा टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो ये फ्लक्स के बारे में हमने सारी चीज़ें देख ली। अब कुछ कंक्लूजन देखने हमको फ्लक्स के बारे में। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ये कोई हमारी एक सरफेस है, ठीक है, यहाँ फिर यहाँ पर ही आप समझ लो इसको, ठीक है, कि ये हमारी सरफेस है, ये फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन कैसी है, तो अंदर की तरफ मेरी तरफ है, देख लो आप इशारों से समझ जाना इस चीज़ को, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, ठीक है। अब ये सरफेस मैंने बीच में रख दी, ये एक बॉडी मैंने बीच में रख दी, तो इसकी कितनी सरफेस है, तो इसकी एक सरफेस ये वाली है, एक सरफेस ये वाली है, एक सरफेस ये वाली, एक सरफेस ऊपर वाली, एक नीचे वाली, और एक ये पीछे वाली सरफेस। इतनी सरफेस है, यानी 6 सरफेस है इसके अंदर, 2 4 और 2 6, ठीक है। अब ये फील्ड लाइंस आ रही है,
अब फील्ड लाइंस इससे लिंक हो रही है, टच हो रही है इससे। अब फील्ड लाइंस के बीच में मैंने रख लिया, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये वाली है, यानी इस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस जा रही है अंदर की तरफ, ठीक है। अब इस सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक हुआ तो हम देखेंगे ये जो फील्ड लाइंस है यहाँ पर टकराई, एंगल कितना बना, सेम एंगल। हर पॉइंट पर एंगल कैसा है, सेम है, क्योंकि सरफेस कैसी है, प्लेन सरफेस है, रफ सरफेस नहीं है। तो हर पॉइंट पर एंगल कैसा बना, सम बना, तो सेम बना। तो हम पूरी सरफेस का फ्लक्स एक साथ काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखा हमने कि ये सरफेस है, कुछ इसका एरिया है, ठीक है, इसके साथ ये फ्लक्स लिंक हो रहा है, तो कितना फ्लक्स इसके साथ लिंक होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये होगी। अब इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, तो इस सरफेस के नॉर्मल यानी ये वाली, कौन सी होगी, ये वाली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये अंदर वाली और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी, बाहर वाली। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 और थीटा की वैल्यू कितनी, सॉरी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 और थीटा की वैल्यू 180, तो कोस 180 कितना होता है -1। तो इसके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा कुछ होगा। अब इस वाली सरफेस के लिए देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, इसके साथ तो टच हुई ही नहीं, ठीक है। और इसके साथ अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से देखेंगे तो ये फील्ड लाइंस और ये इसका एरिया वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना, तो दोनों के बीच में एंगल कितना 90 और कोस 90 कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो फ्लक्स इसके साथ कितना लिंक हुआ, 0 हुआ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एरिया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के एलोंग है, अगर ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, और ये आपने कुछ एरिया रखा, तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों एक दूसरे के कैसी एलोंग है, तो यहाँ पर फ्लक्स कितना लिंक होगा, तो हमने देखा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये है हमारा एरिया, ऐसे रखा है एलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में एंगल कितना हो गया 90, तो यहाँ पर फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो फ्लक्स हो जाएगा 0। कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हमारा एरिया है, एलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एरिया रखा है या सरफेस हमने रखी है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर जो सरफेस या जो एरिया हमने कैसे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नॉर्मल रखा है, कैसे रखा है, ये हमारा एरिया है या फिर ये कोई सरफेस है जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नॉर्मल रखा है, तो यहाँ पर इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, एरिया के नॉर्मल होगा। तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों कैसे एक दूसरे के एलोंग है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 0 और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी यहाँ पर फ्लक्स लिंक होगा और फ्लक्स कितना होगा, तो E इंटू ए, कितना लिंक होगा, E इंटू ई ए। यानी अगर सरफेस या एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के एलोंग है तो वहां पर फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा, और अगर नॉर्मल है तो वहां पर फ्लक्स कितना होगा, तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू ई, तो ई इंटू ए। तो ये हमारे फ्लक्स के बारे में हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके अंदर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है, क्या होता है, उसके बारे में हमको समझना है, ठीक है। तो हमने स्टार्ट में अगर आपको ध्यान हो तो एक दो चीज़ें पढ़ी थी, एक तो होता है माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल होता है, और एक जिसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, जिसको हम ह्यूमन आई से सेपरेट नहीं कर सकते, छोटा होता है बहुत, और मैक्रोस्कोपिक क्या होता है, जिसको हम ह्यूमन आई से देख सकते हैं, ठीक है। तो जब हम जिन चीज़ों को ह्यूमन आई से देख सकते हैं, यानी हमारी आई से हम देख सकते हैं, अगर उन बॉडी को हम चार्ज देंगे, अगर उन बॉडी को हम चार्ज देंगे तो उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो चार्ज हम देते हैं वो उनके ऊपर कैसा और डिस्ट्रीब्यूट होता है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। और जो माइक्रोस्कोपिक जो बॉडी होती है जिनको हम देख नहीं सकते, उनके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है। कैसा होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। और कंटिन्यूस का मतलब होता है हिंदी में सतत, क्या बोलते हैं, सतत, और डिसकंटिन्यूस का होता है विविक्त, क्या बोलते हैं, विविक्त, ठीक है। तो हम जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं कि जैसे कि कोई धातु का हमने यानी कोई मेटल का एक वायर ले लिया, तो मेटल का एक वायर ले लिया जो कि हमको आई से दिखाई देता है, बड़ा होता है वायर, ठीक है। अब उसको अगर हम चार्ज देंगे,
उसको हम चार्ज देंगे, कैसे भी चार्ज दे सकते हैं हम। चार्ज देने के बहुत सारे तरीके हमारे पास, तो फ्रिक्शन यानी रब करके भी हम इसको चार्ज दे सकते हैं, कंडक्शन के द्वारा भी चार्ज दे सकते हैं, इंडक्शन के द्वारा भी चार्ज दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसको चार्ज देंगे तो उसको चार्ज जो हम देंगे वो क्या होंगे, कंटिन्यूसली उसके ऊपर क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यानी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो कैसे होंगे, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 3 टाइप्स का होता है। एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक क्या होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा होता है एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। तो एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या हम कह सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो पहले क्या होता है, तो फर्स्ट है हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कि जैसे कि एक रोड ले लिया हमने या फिर हमने एक वायर ले लिया मेटल का, ठीक है। अब इस वायर की जो लेंथ है, इस वायर की जो लेंथ है वो लेंथ है इसकी L। कितनी लेंथ है इसकी, L लेंथ, ठीक है। अब इसको हमने चार्ज दिए, कैसे चार्ज दिए, तो हमने एक ग्लास की रोड को रब किया और रब करके फुली रब करके उसको फुली चार्ज करके इसको टच करा दिया। जैसे टच कराएंगे हम जानते हैं ये जो वायर है वो किसका, मेटल का, और मेटल के अंदर चार्जेस का फ्लो अलाउ है, ठीक है। हम जानते हैं कि इंसुलेटर के अंदर चार्जेस फ्लो नहीं होते, क्योंकि इंसुलेटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसके बारे में हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने इंसुलेटर सेमीकंडक्टर पढ़ा नहीं है, ठीक है। पर सिर्फ आपको ये समझना है कि मेटल क्या होता है, एक तरह का कंडक्टर है, ठीक है। और जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे कंडक्टर होते हैं, उनके अंदर चार्जेस का फ्लो अलाउ है, जो कि हर चीज़ आपको शायद पढ़ाया भी होगा, ठीक है। तो ये कंडक्टर है, अगर इसको चार्ज देंगे तो चार्जेस इसके अंदर फ्लो हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने ग्लास की रोड को क्या किया, रब किया, फुल इसको चार्ज किया, और चार्ज करके बाय कंडक्शन, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रोसेस, कंडक्शन का प्रोसेस पढ़ा है हमने, इंडक्शन का प्रोसेस पढ़ा है, तो कंडक्शन के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, टच करवाते हैं, और टच करवाने से क्या होते हैं, इस बॉडी के चार्ज इस बॉडी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो कंडक्शन के कारण हमने इसको चार्ज दिए पॉजिटिव चार्ज। कौन से चार्ज दे दिए, पॉजिटिव चार्ज दे दिए। अब क्या हुआ कि जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज दिए तो हमने देखा कि सपोज हमने पहले 10 पॉजिटिव चार्ज दिए, इसको कितने दिए, या 5 पॉजिटिव चार्ज दिए, तो ये 5 पॉजिटिव चार्ज क्या हो गए, चल के रेंडमली अरेंज हो गए, ठीक है। तो ये 5 चार्ज दिए हमने इनको, और 5 चार्ज जो है वो क्या हो गए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यूनिफॉर्मली क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब प्लस प्लस को क्या करता है, रिपेल करता है, ये प्लस यानी ये हर सारे चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। अब ये रिपल करते हैं, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, और हमने देखा कि दूर भाग के ये सारे चार्ज क्या हो गए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कैसे है, तो इनने अपने बीच में क्या कर दिया, एक डिस्टेंस बना लिया। ये 5 जो चार्ज हमने दिए इसको, वो सारे क्या हो गए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब हमने क्या किया, और चार्ज दे दिए, हमने ग्लास की रोड को रब करके और चार्ज दे दिए, तो इनके बीच में और चार्ज आ गए। अब सारे चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, सारे चार्ज एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। और रिपल कर रहे हैं इसका मतलब अगर ये चार्ज इसको रिपल कर रहा है, ये भागने की कोशिश करेगा, पर भाग के जाएगा कहाँ पर, नीचे तो दूसरा पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव भी इसको क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। तो हमने देखा कि जैसे हमने इसको चार्ज दिया, इसके बाद हमने इसको फ्री कर दिया, और हमने देखा कि सारे चार्ज अपने आप क्या हो रहे, सेट हो रहे हैं, क्या हो रहे, सेट हो रहे, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए पूरे लेंथ में, पूरी लेंथ में यूनिफॉर्मली क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो इस टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो चार्जेस होंगे वो कैसे होंगे, यूनिफॉर्मली एंड कंटिन्यूसली जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ओवर लेंथ, ठीक है। ये जो पूरी लेंथ है इसमें जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरे में, जो कंटिन्यूसली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं उसको हम, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा कि ये प्लस इस प्लस को क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है, और ये वाला प्लस इसको रिपल कर रहा है, यानी सब चार्ज एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, पर कोई किधर जा नहीं पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि अब ये एक दूसरे को रिपल करके एक दूसरे सेट हो गए, यानी अरेंज हो गए, यानी यूनिफॉर्मली क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इसके बाद ये क्या कि बाहर तो एयर है, और एयर में चार्ज जा नहीं सकते, क्योंकि एयर कैसी होती है, इंसुलेटर होती है। तो अब ये सारे चार्ज कैसे, अंडर टेंशन है,
कैसे? अंडर टेंशन में, ठीक है, ये कहीं जा नहीं सकते, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। अब हमने देखा कि इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, तो इस चार्ज को पकड़ा हमने और इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, तो इसके ऊपर हमने देखा कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, 0, क्योंकि जितने फोर्स से यहाँ पर ये खींच रहा है, रिपल कर रहा है, उतने फोर्स से ये इधर रिपल कर रहा है, तो इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना है, 0 है। तो इस टाइप के जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जिनमें चार्जेस के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा, इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं हम इनको? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हमने जो देखा था अभी तक कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा है, क्यों पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा है, ठीक है, और पॉइंट चार्ज के लिए हम जानते हैं हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, पर ये कोई लीनियर चार्ज है। कैसा है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये पूरा कोई लीनियर चार्ज है जिसकी लेंथ कितनी है, L है, और जिसके ऊपर चार्ज कितने, Q चार्ज है, यानी नंबर ऑफ चार्ज कितने हमको नहीं पता, फिर Q चार्ज है, हमने बोल दिया भाई इसके पास कितने चार्ज है, Q चार्ज 1000 भी हो सकते, 2000 भी हो सकते, ठीक है। तो अब इसके कारण अगर यहाँ पर कोई हमने हमारा एक टेस्ट चार्ज रखा, सपोज ये कोई डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस पर हमने हमारा टेस्ट चार्ज रखा Q0, ठीक है, तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इस लीनियर चार्ज के कारण कितना फोर्स होगा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूले वो सिर्फ किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए, बड़े चार्ज के लिए या लीनियर चार्ज के लिए हमारे पास किसी भी तरह के फॉर्मूले नहीं है, ओनली फॉर पॉइंट चार्ज का हमारे पास फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम हेल्प लेंगे, किसकी हेल्प लेंगे? कैलकुलस की हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे? कैलकुलस की हेल्प लेंगे। तो यहाँ पर एक क्वांटिटी आपको समझनी है और वो क्वांटिटी क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब ये जो वायर है हमारा वो कितने मीटर का है वो हमें नहीं पता, पर हम कहेंगे कि इसके 1 मीटर में जितने चार्ज आएंगे, कि अगर इस वायर की लेंथ कितनी होगी? 1 मीटर होगी, और अगर इस 1 मीटर की लेंथ में जितने चार्ज आएंगे उनको हम बोलेंगे लैम्ब्डा। उनको हम क्या बोलेंगे? लैम्ब्डा। तो लैम्ब्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी क्या बोल सकते हैं हम इसको लैम्ब्डा को? चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ में जितने भी चार्ज होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? लैम्ब्डा, ठीक है। अगर इसकी लेंथ कितनी है? L लेंथ है। कितनी लेंथ है? L लेंथ है। तो यूनिट लेंथ में जो चार्ज है उनको हमने क्या बोला? लैम्ब्डा बोला। अगर इसकी लेंथ L है तो L लेंथ में जितने चार्ज होंगे वो चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो Q इज इक्वल टू हम कह सकते हैं लैम्ब्डा इंटू L, ठीक है। यानी यूनिट लेंथ में कितने चार्ज है? लैम्ब्डा। तो L लेंथ में कितने चार्ज होंगे? तो L इंटू लैम्ब्डा। तो Q की वैल्यू कितनी आएगी? Q इज इक्वल टू क्या हो गया? L इंटू लैम्ब्डा, ठीक है। तो लैम्ब्डा क्या है? तो लैम्ब्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लैम्ब्डा का मतलब क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी ये जो लेंथ है इसकी यूनिट लेंथ में जो चार्ज होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? लैम्ब्डा। और वो लैम्ब्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इस पूरी L लेंथ के अंदर कितने चार्ज है? तो L लेंथ के अंदर Q चार्ज है, तो इसके अंदर कितने Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो लैम्ब्डा इंटू L। कितनी हो जाएगी? लैम्ब्डा इंटू L हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। या हम यहाँ पर लैम्ब्डा का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ, या हम कह सकते हैं इसको चार्ज पर यूनिट लेंथ। यह क्या आ गया? लैम्ब्डा, और ये क्या है? इसकी चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर हमको फोर्स कैलकुलेट करना है कि इसके कारण यहाँ पर फोर्स कितना होगा और इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो हमने देखा कि पूरी लेंथ कितनी है? L लेंथ है। तो हमने देखा कि इसकी सबसे स्मॉल लेंथ कितनी हो सकती है? तो कैलकुलस की हेल्प से देखा हमने कि इसकी जो स्मॉल लेंथ है वो हो सकती है DL। कितनी हो सकती है? DL। और ये जो स्मॉल लेंथ है ये कितनी है? DL। यानी अगर इसके हम टुकड़े करेंगे तो सबसे स्मॉल लेंथ इसकी कितनी होगी? DL, और DL इज इक्वल टू पॉइंट।
dl किसके बराबर होता है, एक पॉइंट, यानी एक सबसे छोटा क्या होता है, पॉइंट होता है, और इसकी सबसे छोटी जो लेंथ होगी उसको हम क्या बोलेंगे, dl, और dl किसके बराबर है, पॉइंट के बराबर है। अब इस dl लेंथ कैसी, स्मॉल लेंथ है। अब पूरे लेंथ के अंदर चार्ज कितने, q है, तो dl लेंथ के अंदर जो चार्ज होंगे वो कितने होंगे, तो dl लेंथ के अंदर जो चार्ज होंगे वो चार्ज कितने होंगे, dq, क्योंकि पूरी लेंथ कितनी है, l है, और l लेंथ के अंदर चार्ज कितने, q है, तो स्मॉल लेंथ कितनी है, dl, और dl के अंदर जो चार्ज होंगे वो भी कैसे होंगे, स्मॉल, और वो स्मॉल चार्ज कितने होंगे, dq। ठीक है, तो dq चार्ज, ठीक है, dq चार्ज ऑन dl इज कितने हो जाएंगे, तो dq चार्ज, अगर पूरे में q चार्ज है तो dl में कितने, dq चार्ज है, तो dq में कितने चार्ज हैं, तो dq के अंदर ये dq की वैल्यू कितनी है, तो dq चार्ज ऑन dl इज क्या हो जाएगा, तो dq इज किसके बराबर हो जाएगा, लेमडा dl के बराबर, क्योंकि हम जानते हैं कि यूनिट लेंथ में जो चार्ज है वो कितने, लेमड़ा है, तो dl लेंथ में जो चार्ज होंगे वो कितने हो जाएंगे, लेमड़ा dl, यानी dq की वैल्यू कितनी आ गई, लेमड़ा dl, कितनी आ गई, लेमड़ा dl। तो इस पूरे के पास चार्ज कितने, q चार्ज है, स्मॉल लेंथ के लिए l लेंथ में चार्ज कितने, q चार्ज है, तो dl के अंदर जो चार्ज है वो dq है, और पूरे इसके अंदर जो चार्ज है और इसका जो यूनिट एरिया है, और यूनिट एरिया में जो चार्ज है वो कितने, लेमड़ा है, तो ये जो dl लेंथ है इसके अंदर जो चार्ज होंगे वो कितने हो जाएंगे, लेमड़ा dl, और लेमड़ा dl किसके बराबर होगा, dq के बराबर होगा। इसको हमने देखा, तो ये हमने निकाल ली चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ लिया कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ठीक है, dq क्या होता है, dl में कितने चार्ज होते हैं, dq चार्ज होते हैं, और dq कितने होता है, लेमड़ा dl। इसके बाद जो हमको इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी और हमको एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। आज जैसे हम एक नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, पिछले लेसन तक हमने 25 लेसन को ख़त्म कर दिया था, जो हमारा उत्सर्जन का पार्ट था, जिसके अंतर्गत हमने मानव के उत्सर्जन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, कैसे उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस आधार पर बटे होते हैं, ये सारी चर्चाएँ हमने पिछले अध्याय में लास्ट लेसन तक कर ली थी। आज जो हमारा एक नया लेसन रहेगा, नया अध्याय रहेगा, उस लेसन का नाम है मानव का तंत्रिका तंत्र, यानी नर्वस सिस्टम ऑफ मैन या ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में अपन पढ़ेंगे। मानव के तंत्रिका तंत्र के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उससे पहले तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ लेते हैं, नर्वस सिस्टम क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं कि हमारे शरीर का या किसी भी जीव के नर्वस सिस्टम की बात करें, किसी भी जीव की चलने फिरने समन्वय की बात करें, कोऑर्डिनेशन की बात करें, कंट्रोल की बात करें, सामंजस्य की बात करें, है ना, हर एक एक्टिविटी की बात करें किसी भी जीव से रिलेटेड, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा जीव हो ना, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो ना, तो किसी भी जीव के अगर जीवन की बात करें, उसके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें, समन्वय एवं नियंत्रण की बात करें, तो उसके शरीर को चलाने के लिए एक शरीर के अंदर एक तंत्रिकाओं का जाल होता है। शरीर के अंदर उन चीज़ों को जो हमारे विशेष अंग कहलाते हैं, जिन अंगों के माध्यम से कई सारे कार्य करते हैं, दिन प्रतिदिन उन अंगों के माध्यम से कई सारे कार्यों का संपादन करते हैं। ऐसे कई सारे कार्य जिनको हम दिन प्रतिदिन करते हैं, जैसे चलना है, दौड़ना है, उठना है, बैठना है, खाना है, सूंघना है, सोना है, सोचना है, देखना है, बोलना है, हर एक चीज़ का कंट्रोल हमारी बॉडी के अंदर की एक्टिविटी के द्वारा किया जाता है, हमारे बॉडी के अंदर की संरचनाओं के द्वारा किया जाता है, हमारे बॉडी के अंदर चलने वाले मैकेनिज्म के द्वारा किया जाता है। हम ऐसा नहीं है कि ना चाहते हुए भी कोई कार्य कर बैठे, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि जब हम कई प्रकार की एक्टिविटी करते हैं हमारे दैनिक जीवन में ना, जैसे खा रहे हैं तो क्या खाना नहीं खाना, चल रहे हैं कहाँ चलना नहीं चलना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, क्या सुनना क्या नहीं सुनना, क्या देखना क्या नहीं, सबके लिए कुछ विशेष संवेदी भाग होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं,
उन सेंसरी ऑर्गन्स के माध्यम से पूरी संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। पूरी संवेदनाओं को ग्रहण करके उसके पश्चात उनके जैसी संवेदना होगी उसके खिलाफ वैसी अनुक्रिया या प्रतिक्रिया भी करते हैं हम लोग। तो जो शरीर का तंत्रिका तंत्र है, जो हमारे शरीर का नर्वस सिस्टम है, वो कैसे इस बॉडी को चला रहा है, कैसे इस बॉडी को पूरा कंट्रोल कर रहा है ना, कैसे मस्तिष्क के ऊपरी भाग से लेकर हमारे पैर की तलहटी तक जो पूरा एक शरीर बनता है, उस शरीर को कैसे ये तंत्रिका तंत्र चला रहा है, कैसे इसके साथ कोई और सिस्टम मिलके हमारी बॉडी पे कंट्रोल कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे इस लेसन के अंदर हमें देखनी है कि हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं, हम जो क्रियाकलाप कर रहे हैं, हमारे जो समन्वय हैं, हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, हमारा जो कंट्रोल है, वो कैसे आखिर शरीर के अंदर होता जा रहा है। कोई कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है, आखिर कारण क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, यही सारी चीज़ें हमें इस लेसन के अंतर्गत पढ़नी है। तो तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तंत्रिकाओं का जाल क्या होता है, मानव तंत्रिका तंत्र क्या है, ये सारी चीज़ें ही हमें पढ़नी है। तो क्या है तंत्रिका तंत्र, क्या होता है पहले वे समझ लेते हैं हम कि मानव शरीर के विशिष्ट अंगों को या मानव शरीर के अलग अलग अंगों के अलग अलग कार्यों को, देखो मानव शरीर के विभिन्न प्रकार के अंगों के विभिन्न प्रकार के कार्यों को, क्योंकि प्रत्येक अंग का कोई न कोई विशेष कार्य जरूर होता है, कोई न कोई अंग विशेष कार्य करता है ना। सारे अंग मिलके एक जैसा कार्य नहीं करते। जैसे हाथों का कार्य क्या है, किसी चीज को पकड़ना, उठाना, है ना, ये हाथों का कार्य। पैरों का कार्य क्या है, किक करना, चलना, दौड़ना, बैठने के लिए सपोर्ट, बैठने के लिए मोड़ना, मुड़ना, ये सारी चीजें हमारे पैरों के द्वारा होता है। आंखों का कार्य क्या है, देखना। मुंह का कार्य क्या है, बोलना। कानों का कार्य क्या है, सुनना। नाक का कार्य क्या है, सूंघना। तो मानव के विभिन्न अंगों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों का नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन जिन प्रकार के तंत्र के द्वारा किया जाता है, वह तंत्र तंत्रिका तंत्र कहलाता है। और इस तंत्र के अंदर जो कार्य करने वाली पतली पतली नलिकाएं या कार्य करने वाली पतली पतली जो चीज़, छोटी छोटी इकाइयाँ जो होती हैं, उन्हें कहते हैं तंत्रिकाएं, कोशिकाएं। जो तंत्रिका कोशिकाएं इस तंत्रिका तंत्र का क्या कहलाती है, फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट कहलाती है, इकाई कहलाती है, उसकी क्रियात्मक इकाई कहलाती है। कौन, तंत्रिकाएं कोशिकाएं, जो इन तंत्रिकाएं के कार्यों को संपादित करती हैं। क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रही है? तंत्रिका तंत्र क्या हो गया, जो हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के कार्यों को विभिन्न अंगों के माध्यम से कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती है, वो तंत्रिका तंत्र है। और इन कार्यों को जो करवाती है वो तंत्रिका कोशिकाएं कहलाती है। इसलिए तंत्रिका कोशिकाएं क्या है, इन तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई हैं। क्या है, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई। तो हम जैसे तंत्रिका तंत्र की परिभाषा लिख देंगे, मानव का तंत्रिका तंत्र क्या है, तंत्रिका तंत्र की परिभाषा लिखे, क्या लिखे, शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों का नियंत्रण एवं समन्वय जिस तंत्र के माध्यम से संपादित होता है, उससे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या लिखा है, शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों का नियंत्रण एवं समन्वय जिस तंत्र के माध्यम से संपादित होता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसमें कार्य करने वाली कोशिकाओं को तंत्रिका
कोशिका कहते हैं। क्या लिखा है? इसमें कार्य करने वाली कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये तंत्रिका कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई होती हैं। क्या लिखा मैंने? देखो, इसमें तंत्रिका का पूरा वर्णन आ गया। ठीक है, शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों का नियंत्रण एवं समन्वय जिस तंत्र के माध्यम से संपादित होता है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं, यानी नर्वस सिस्टम बोलते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी का टोटली जो सिस्टम करता है उसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम के माध्यम से ही हमारी बॉडी पूरी तरह से उस कार्य को कर पाती है जिस कार्य को हम करना चाहते हैं। ठीक है, अगर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, अगर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, अगर मैं कुछ देखना चाहता हूँ, अगर कुछ सूंघना चाहता हूँ, अगर कहीं चलना चाहता हूँ, इन सब कार्यों के लिए आगे पूरा सिस्टम आएगा। कौन कौन से कार्य किस किस अंगों के माध्यम किए जाएंगे, क्योंकि तंत्रिका तंत्र को हम बांटेंगे तो मुख्यतः 2 भागों में बटेगा। तंत्रिका तंत्र कितने भागों में बटेगा? मुख्यतः 2 भागों में बट जाएगा। या हमारे शरीर को नियंत्रित एवं समन्वय करने वाला जो तंत्र है, कौन? हमारे शरीर को नियंत्रित एवं समन्वय मतलब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने वाला जो सिस्टम है हमारे शरीर का, वो पूरे 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो तंत्रिका तंत्र कहलाता है, एक दूसरा अंतःस्रावी तंत्र कहलाता है। समझ में आ रही बात? हमारे शरीर को कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेट करने वाला मतलब नियंत्रण करने वाला। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, कितनी देर अपनी इस पोजीशन में खड़ा रह सकता हूँ, तो एक तो शरीर का ये कंट्रोल प्लस समन्वय। हम किसी से कोई आदान प्रदान करते हैं, हम किसी से कोई चर्चा करते हैं, हम किसी से जुड़ते हैं, किसी से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन चीज़ों का जो आपस में समन्वय होता है, मेलजोल जो होता है, वो भी एक कंट्रोल में आता है। तो क्या है कि नियंत्रण एवं समन्वय जिन भागों के द्वारा, जिन सिस्टम के द्वारा, जिन तंत्रों के माध्यम से किया जाता है, वो 2 प्रकार के तंत्र हैं। एक तो इसमें तंत्रिका तंत्र आएगा और दूसरा अंतःस्रावी तंत्र आएगा। फिर अपन तंत्रिका तंत्र का अगर नाम लेंगे या तंत्रिका तंत्र का पढ़ेंगे तो तंत्रिका तंत्र मुख्यतः क्या आएगी? 2-3 प्रकार की चीज़ें आएगी, जैसे मस्तिष्क आएगा, मेरुरज्जु आएगा। ठीक है, वो किसके अंदर आएंगे वो भी पढ़ेंगे। अब तंत्रिका तंत्र को अगर बांट लें तो तंत्रिका तंत्र मुख्यतः 3 भाग के होते हैं। एक तो कहलाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक परिधि तंत्रिका तंत्र और एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु आएगा। फिर मस्तिष्क पढ़ेंगे तो मस्तिष्क में 3 भाग आ जाएंगे, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क आ जाएगा। फिर परिधि तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी अलग अलग भाग बढ़ जाएंगे, है ना। तो क्या है, कुल मिला के अगर तंत्रिका तंत्र की चर्चा करेंगे तो तंत्रिका तंत्र के अंदर मस्तिष्क और मेरुरज्जु का विस्तृत पढ़ना अपना को मिलेगा। फिर अंतःस्रावी तंत्र जो दूसरा तंत्र है हमारे शरीर को चलाने वाला, उस अंतःस्रावी तंत्र में क्या आएगी? सारी ग्रंथियां आएंगी। क्या आएगी? सारी ग्रंथियां, जिसके माध्यम से क्या होता है, कुछ अंतःस्रावी रस निकलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलते हैं? अंतःस्रावी रस, या जिन्हें हम क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? हार्मोन। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से, पीनियल ग्लैंड से, थाइमस ग्लैंड से, पैराथायरॉयड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है ना, अग्नाशय ग्लैंड है। तो सबके अंदर से कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं। वो हार्मोन भी हमें कार्य को करने के पीछे हमारे एक्टिव करते हैं हमारी बॉडी को। जिस जैसा हार्मोन वैसा उसका कार्य। ठीक है, तो बॉडी का बढ़ना कम होना, शरीर का बढ़ना कम होना, शरीर के अंदर की एक्टिविटी, क्रियात्मक रूप से उसका शरीर का बनना, क्रिया करना, ये सारी चीज़ें भी हार्मोन के द्वारा भी हमारे शरीर में कंट्रोल रहती हैं और ये हार्मोन भी हमारे शरीर को कंट्रोल करती हैं। तो 2 तरह के तंत्र होते हैं, एक तो होता है तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है अंतःस्रावी तंत्र। ये दोनों मिलके ही हमारी पूरी बॉडी का मैकेनिज्म तैयार करते हैं, हमारी पूरी बॉडी को चलाते हैं, चाहे मस्तिष्क हुआ चाहे पैर हुए, नीचे का भाग हो गया चाहे ऊपर का भाग हो गया। पूरी तरह से ये 2 तंत्र मिलके ही हमारे बॉडी को क्या करते हैं? नियंत्रित करे रखते हैं, है ना। तो वो कैसे होता है वो अपन एक एक करके पढ़ेंगे। पहले तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो तंत्रिका तंत्र अगर पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र के अंदर क्या पढ़ना है मैं उसका एक टेबल बना दूंगा, उस टेबल के अकॉर्डिंग अपन उसको पढ़ेंगे। तो पहले ये आप थोड़ा सा तंत्रिका के बारे में लिख लीजिए, तंत्रिका तंत्र क्या होता है वो मैंने थोड़ा सा यहाँ लिख लिया है, इसको उतार लेना आपको, इसके द्वारा ये अपन पढ़ेंगे।
ठीक है, ये तो गया तंत्रिका तंत्र। अब इसके कार्य क्या होते हैं, मैं थोड़ा कार्य को भी लिख देता हूँ इसके, कि तंत्रिका तंत्र के कार्य कौन कौन से हैं या क्या क्या कार्य हैं। तो हेडिंग डाल दो तंत्रिका तंत्र के कार्य, कि क्या क्या कार्य होते हैं तंत्रिका तंत्र के। तंत्रिका तंत्र के कार्य। पहला कार्य लिख दें इसमें, शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के भिन्न भिन्न कार्यों को संचालित व समन्वित करना। ठीक है, कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेट करना। फिर संवेदी अंगों के माध्यम से बाहरी वातावरण का ज्ञान कराना। इस लाइन को समझ लो, संवेदी अंगों के माध्यम से बाहरी वातावरण का ज्ञान कराना। संवेदी अंग मतलब स्टिमुलेट ऑर्गन, जिसके माध्यम से हम संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। जैसे मुझे से पीछे से आके किसी ने छू लिया तो मेरा शरीर एकदम से एक्टिव हो जाएगा, मेरे को पीछे कोई छू रहा है। जैसे चींटी काटनी नहीं काटती है, या चींटी काट ले या मकोड़ा काट ले या कोई मक्खी काट ले, तो हम तुरंत उस ऑर्गन की तरह हमारा ध्यान बट जाता है। चाहे हम कितना भी इंपॉर्टेंट कार्य कोई कर ना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन हमारा ध्यान फिर फटक से भटक जाएगा कि हमें कहीं ना कहीं चींटी काट रही है, फट से वहाँ पैर पे हाथ चला जाता है, या जहाँ भी काट रहा वहाँ हमारा हाथ दौड़ पड़ता है उसको हटाने के लिए। तो शरीर में ऐसे कई सारे संवेदी अंग होते हैं जिनके माध्यम से हम संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, है ना। स्टिमुलेट ऑर्गन होता है जिसके माध्यम से सेंस लेते हैं, सेंसरी ऑर्गन बोलते हैं इनको। तो वो सेंसरी ऑर्गन्स के माध्यम से हम क्या करते हैं, उस चीज़ को पढ़ लेते हैं। जैसे मिठाई का देखते ही हमारे मुंह में पानी आना, ठीक है। तो नाक, कान, आँख, गला, त्वचा, ये सब संवेदनाओं को ग्रहण करने वाले अंग होते हैं। जैसे जीभ पे रखते हैं, अलग अलग स्वाद आता है, तीखा, मीठा, खट्टा, नमकीन। तो जीभ पे भी अलग अलग तरह की संवेदी ग्रंथियां हैं जिसके माध्यम से हम उन टेस्ट का आभास लगाते हैं। आंखों के द्वारा देख के पता लग सकते हैं ये चीज़ क्या है ना। जैसे कोई चीज़ देख रहे हैं कि ये पेड़ हो गया, ये पत्थर हो गया, ये कार हो गई, ये घर हो गया, मकान, ये देखने से पता चल रहा है। सुनने से पता नहीं चल रहा है कि कौन सी चीज़ कैसी है, देख के पता लगा ले जा रहा है। फिर सुनने पर ही हम पता लगा लेगा, अगर कोई बाहर हमें नहीं देख पा रहा लेकिन उसकी आवाज़ से ही हमें आभास हो जाता है कि कौन सा सर बोल रहे हैं, कौन सा बच्चा बोल रहा है। क्योंकि हम अगर रात दिन उनके साथ है, जैसे घर में रहते हैं, एक कमरे में पापा, दूसरे कमरे में कोई बैठा हुआ, पापा दूसरे कमरे से आवाज़ लगाते हैं हमें कि इधर आओ, तो पता चला पापा ने आवाज़ लगाई है, क्योंकि पापा की आवाज़ हम पहचानते हैं। मम्मी आवाज़ लगाती है, मम्मी की आवाज़ हम पहचानते हो। तो बिना देखे भी हम आवाज़ के माध्यम से पढ़ लेते हैं कि हमें कोई पुकार रहा है। तो कान हमारा संवेदना को ग्रहण कर रहा है, उस चीज़ को ग्रहण करके हमें उसके लिए तैयार कर रहा है। नाक हो गया जो खुशबू लेने का काम करता है, गंध लेने का काम करता है, स्मेल्स पता लगा लेता है। तो नाक के माध्यम से किचन में खाना बन रहा हो, हम दूर कमरे में बैठे हो, तो मिठाई बनती हो तो उसका अलग सी खुशबू आती है, सब्जी बन रही है अलग की खुशबू आती है, कोई बाहर कोई जीव जंतु मर जाता है उसकी एक अलग से बदबू आती है। तो सब चीज़ों की गंध जो होती है, सुगंध जो होती है, हमें इस नाक के द्वारा पता लग जाती है ना। तो टंग हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, आँख हो गई, त्वचा हो गई। त्वचा से हमें, मान लो कोई अंधा है, बहरा है, गूंगा है, उसके लिए त्वचा ही उसका सबसे बड़ा संवेदी अंग हो जाता है, क्योंकि वो छू कर ही सबसे पता। जैसे आप देख सुना होगा ब्रेल लिपि, पढ़ने की लिपि होती है जो अंधों को पढ़ाई जाती है। तो उस ब्रेल लिपि से पढ़ते कैसे, वो उन अक्षरों पे हाथ घुमाते हैं, उन हाथ से उनको आभास होता है, फिर वो अक्षर ज्ञान करते हैं। तो उनके लिए तो वो छूना ही सब कुछ है ना, टच करना ही सब कुछ है। तो इन अंगों के माध्यम से हम संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं और बाहरी पूरी वातावरण का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो बाहरी वातावरण का जो ज्ञान हो रहा है इन संवेदी अंगों के माध्यम से कराया जाता है, वो भी तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है। फिर ऐच्छिक व अनैच्छिक
क्रियाओं का नियंत्रण व समन्वय, है ना। ये भी आपके तंत्रिका तंत्र के कार्य में गिना जाता है। तो ये तंत्रिका तंत्र के कार्य हो गए मेन, जो हमारे शरीर में हमें तैयार करते हैं, कार्य करवाते हैं। तो ये आप कार्य को या फंक्शन को आप लिख लें। तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि मानव का तंत्रिका तंत्र किस प्रकार का होता है, उस तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और आप इसे उतार ले लाइनों को, है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा आप जानते हो हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन, और उसके बारे में जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी थी और जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको बता दिया था। वैसे आपके लिए वो बेसिक नहीं होता क्योंकि आपके लिए तो बिल्कुल नया है और आपको याद भी हो जाएगा, इतना ज़्यादा कोई डिफिकल्ट था नहीं, क्योंकि हमने शेप, साइज और लोकेशन इनके बारे में ही डिस्कस की थी। और इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे दो किडनी होती है, दो किडनी होती है, दो यूरेटर होते हैं, उसके बाद एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। ये तो जनरल इंट्रोडक्शन है और आपने पहले भी इसके बारे में देख रखा है कि इनके अंदर ये वाले पार्ट्स होते हैं, क्योंकि 9th क्लास से लेकर आप स्टार्ट हो जाते हो किडनी के बारे में पढ़ना। लेकिन इसके बाद मैंने आपको बताया था यूरेटर के बारे में। इसके बारे में बताया था यूरेटर के बारे में। तो आपको ये यूरेटर के बारे में जो बताया गया वो आपको ध्यान रखना है कि ये जो यूरेटर होती है उसके अंदर 3 लेयर होती है। मतलब किससे बना होता है? 3 लेयर से बना हुआ रहता है। मतलब जो आपके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो ट्यूब क्या करती है, यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर के अंदर लाने का काम करती है। वो ट्यूब कितनी लेयर से बनी होती है? 3 लेयर से बनी होती है। और वो 3 लेयर होती कौन सी है? तो मैंने बताया था आपको वहाँ पे मैं वैसे क्लियर कर दिया था, लेकिन आपको एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। तो जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इनर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये कौन सी होती है? इनर मोस्ट। इसके बाद जो आ जाती है आपके वो कौन सी थी? मिडिल लेयर जो थी वो थी मस्कुलर। और जो आउटर मोस्ट होती है वो कौन सी होती है? आपके फाइब्रस होती है। ये तो हमने देख लिया था, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। पर आपको ये ध्यान होना चाहिए कि यूरेटर जो होती है वो 3 लेयर से बनी होती है। कौन कौन सी? ट्रांजिशनल एपिथेलियम, मस्कुलर और फाइब्रस लेयर। इसके बाद जो स्टार्ट करते हैं हम, आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा आपके किडनी के जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसका। किडनी बनी कैसी होती है और उसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। मतलब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कैसा बना हुआ होता है, उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो कैसे अटैच होते हैं। जैसे रेनल आर्टरी है, रेनल वेन है, इसके बाद रेनल पेल्विस है। ये सब पार्ट होते क्या और ये काम कैसे करते हैं। जैसे हम किडनी की बात करें तो आपका किडनी का शेप कैसा बना होता है? तो हमने देखा था कि किडनी जो होती है वो आपकी कैसी होती है? बिन शेप होती है। तो जैसे हम किडनी को शो करें तो ये कैसी बनी होती है? आपके बिन शेप बनी हुई रहती है और ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उसका होता है। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है वो कॉनकेव होता है शेप इसका, बीच वाला। तो इसको हम कंप्लीटली ड्रॉ नहीं करते क्योंकि यहाँ से क्या स्टार्ट होती है? आपके रेनल पेल्विस वाला पार्ट अराइज होता है। मतलब जैसे यूरेटर आपने जो देखी थी तो उसके लिए जो अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करता है वो वाला पार्ट यहाँ से बाहर निकलता है। मतलब कंप्लीटली कवर्ड नहीं होती है। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी फर्स्ट लेयर हो जाएगी जो क्या होती है? फाइब्रस होती है। कैसी होती है? फाइब्रस होती है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो फर्स्ट लेयर बनी है इसको थोड़ी सी हम क्या कर देते? डार्क कर देते ताकि आपको पता रहे कि ये कैसी लेयर है? फाइब्रस लेयर है। तो जो फर्स्ट लेयर होती है वो कैसी होती है? इसकी फाइब्रस होती है। तो इसको हम कहते हैं फाइब्रस कैप्सूल या रीनल कैप्सूल भी कहा जाता है। तो जो इसकी इनर मोस्ट लेयर रहेगी फर्स्ट वाली उसको हम क्या कहेंगे? फाइब्रस। यहाँ पे शो कर देता हूँ मैं, फाइब्रस कैप्सूल। तो ये जो लेयर होती है वो कैसी होती है? फाइब्रस होती है। और ये किससे बनी होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यू। किससे बनी होती है? तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, it is made up of white fibrous tissue। तो आपको ये पता होना चाहिए किससे बनी होती है? वाइट फाइब्रस टिश्यू से बनी हुई रहती है। ये है इनर मोस्ट लेयर किसकी? किडनी की। इसको फाइब्रस कैप्सूल भी कह सकते हो या रीनल कैप्सूल भी कहा जा सकता है। ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट लेयर। इसके बाद जो इसकी जो सेकंड लेयर होती है वो फैटी लेयर होती है। ये तो फाइबर से बनी हुई है। और जो सेकंड लेयर होगी इसकी जो इसको कवर करती है वो कैसी होती है? फैटी लेयर होती है। तो यहाँ पे हम शो कर देते हैं, यहाँ वाली जो सेकंड लेयर रहेगी वो कैसी होती है? फैटी होती है। मतलब
फैट से बनी हुई रहती है वो लेयर। तो ये सेकंड लेयर हो जाएगी आपके। तो ये किससे बनी हुई रहती है? फैट से। मतलब इसके अंदर क्या होता है? फैट होता है, तो इसको कहते हैं रेनल फैट। तो जो सेकंड लेयर होगी आपके वो किससे बनी होती है? वो फैट से बनी हुई रहती है। तो ये जो सेकंड पार्ट हो जाएगा वो कहलाता है रेनल फैट। ये वाला पार्ट है वो है आपके रेनल फैट। अब इसका मैकेनिज्म पूछा जाता है, ये क्या काम आता है? रेनल फैट जो होता है वो काम क्या करता है? एक तो ध्यान रखना आपके ये बनी किससे, तो इट इज़ अ फैट मेड लेयर होती है। मतलब आपके किससे बनी होती है? ये होती है फैटी लेयर या फैट लेयर। इसके बाद इसका फंक्शन आपको ध्यान रखना है, ये क्या करती है? शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो एब्जॉर्ब या शॉक प्रूफ होती है। तो एब्जॉर्ब या शॉक एब्जॉर्बर कह सकते हैं हम इसको, शॉक एब्जॉर्बर। मतलब आपके जो आउटसाइड शॉक इसको अगर किडनी की ओर लगे तो उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करती है? आपकी रेनल फैट। मतलब ये जो सेकंड लेयर होती है वो क्या करती है? शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। मतलब आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे बचाने के लिए ही है ये वाली लेयर। यानी रेनल फैट जो होती है वो क्या करती है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो भी शॉक आए वगैरह या धक्का लगने पर किडनी को कोई नुकसान ना हो उसको बचाने के लिए क्या करती है? शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। और ये लेयर कैसी होती है? ये फैटी होती है। और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसकी, मतलब एक लेयर ये होगी, इसके बाद जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो भी क्या होती है? वो फाइब्रस ही होती है, जिसको रेनल फेशिया कहते हैं। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है? वो भी फाइब्रस होती है। यानी रेनल फैट के बाद एक लेयर और प्रेजेंट होती है जो कैसी होती है? फाइब्रस होती है। यहाँ पे मैं शो करता हूँ उसको। तो ये हो जाएगी आउटर मोस्ट लेयर। तो ये हो जाएगी आउटर मोस्ट लेयर। तो आपको ध्यान रखना, आपकी जो किडनी होती है उसके अंदर 3 लेयर्स होती है। कितनी लेयर्स होती है? 3 लेयर्स। और तीनों जो लेयर होती है वो क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। मतलब किडनी को क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो जो आपके आउटर मोस्ट लेयर होती है वो भी क्या होती है? फाइब्रस होती है। और इस लेयर को क्या कहते हैं? तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको कहेंगे रेनल फेशिया। रेनल फेशिया सॉरी। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर 3 लेयर होती है और तीनों लेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है रेनल फेशिया, ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। और ये लेयर कैसी होती है? ये भी फाइब्रस होती है। कैसी होती है? फाइब्रस लेयर होती है। और दोनों के बारे में जो आपको बताया वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपकी इनर मोस्ट लेयर होती है उसको कहते हैं फाइब्रस कैप्सूल, या इसको आप रेनल कैप्सूल भी कह सकते हो। और ये किससे बनी होती है? वाइट फाइब्रस टिश्यू से बनी हुई रहती है। यानी ये लेयर कैसी होती है? फाइब्रस होती है। इसके बाद जो मिडिल लेयर होती है वो कैसी होती है? फैटी लेयर होती है। और इसको कहते हैं क्या? इसको कहा जाता है रेनल फैट। ये किससे बनी होती है? तो फैटी लेयर है, यानी फैट से बनी होगी। और दूसरी बात, इसका फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड या इट एब्जॉर्ब शॉक। मतलब जो आउटसाइड जो शॉक आता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। मतलब आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड कर रही है आपको। और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? रेनल फेशिया, जो कैसी होती है? फाइब्रस होती है। अब मैंने आपको बताया था ये वाला जो शेप है यहाँ पे, इस शेप को हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है हाइलम। वैसे हाइलम क्या है वो मैंने आपको बता दिया था। इस शेप को हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से जो अराइज होती है, मतलब यहाँ से क्या अंदर एंटर करती है? यहाँ से अंदर एंटर करती है रेनल आर्टरी, जो क्या करती है? ब्लड को अंदर लाने का काम करती है। मतलब किडनी के अंदर जो ब्लड को लाने का काम करती है उसको हम क्या कहते हैं? रेनल आर्टरी। और जो बाहर ले जाएगी उसको क्या कहेंगे? रेनल वेन। तो ये कैसे मतलब अंदर एडजस्ट होती है? तो हम देखते हैं कि यहाँ से आपके एंटर करती है रेनल आर्टरी, तो इसको कहेंगे हम रेनल आर्टरी, जो ब्लड को अंदर किडनी के अंदर लाने का काम करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि रेनल आर्टरी का फंक्शन क्या होता है? ये क्या करती है? ब्लड को अंदर लाने का काम करती है, ताकि ब्लड को प्यूरिफाई कर सके और उससे जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, जैसे यूरिया हो गया आपका, उनको बाहर निकालने के लिए ये एक्सक्रेशन का काम करता है। इसलिए ये ब्लड को क्या करती है? अंदर लाने का काम करती है। इसके बाद इसी के पास में अटैच होती है रेनल वेन। तो यहाँ पे हो जाएगी आपके रेनल वेन सॉरी, ये हो जाएगी आपकी रीनल वेन, जो क्या करती है? ब्लड को वापस ले जाने का काम करती है। तो यहाँ से ब्लड क्या करेगा? किडनी के अंदर एंटर करेगा। तो ब्लड यहाँ से क्या होता है?
किडनी के अंदर एंटर करता है और यहाँ से बाहर जाने का काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए रेनल आर्टरी से ब्लड किडनी के अंदर एंटर करता है और रेनल वेन से किडनी से बाहर जाने का काम करता है। इसके बाद यहाँ पे एक फनल शेप का स्ट्रक्चर होता है जो क्या बना था आपका रेनल पेल्विस। तो वो क्या होता है कि यहाँ से एक फनल शेप स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है आपके यहाँ से जो भी इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं किडनी के अंदर जो फिल्टर करते हैं उस फिल्टर को उस रेनल पेल्विस के अंदर मतलब डाला जाता है, यूँ समझ लीजिए एक प्रकार से। तो ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका फनल शेप होता है। और हमने देखा भी था जब किडनी का स्ट्रक्चर बनाया था हमने, ये कुछ ऐसा बना हुआ रहता है, ये फनल शेप स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। ये आगे से ब्रॉड होता है और फिर जाके क्या हो जाता है नैरो हो जाता है। इस फनल शेप स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं रेनल पेल्विस या रीनल पेल्विस कहा जाता है। ये कैसा होता है तो ये होता है आपका फनल शेप। कैसा होता है फनल शेप, ये हो जाएगा आपका फनल शेप। तो आपको पता होना चाहिए रेनल पेल्विस जो होता है वो कैसा होता है आपका फनल शेप होता है, ना कि हाइलम। तो हाइलम तो सिर्फ आपका ये जो इसका कर्वेचर बना हुआ है उसकी वजह से हम इस पार्ट को क्या कहते हैं हाइलम कहते हैं। लेकिन ये जो कॉन्केव शेप अराइज होती है ट्यूब, तो उस ट्यूब के मेन पार्ट को हम क्या कहते हैं जो कॉन्केव मतलब फनल शेप होता है उस पार्ट को हम कहते हैं रेनल पेल्विस। और जो आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो आगे जाके क्या हो जाता है नैरो हो जाता है और ये आगे जाके किससे कनेक्ट होता है आपके यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होता है। तो इस वाले पोर्शन को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे यूरेटर। इसको क्या कहेंगे यूरेटर। मतलब आपका रेनल पेल्विस से ही क्या अराइज होता है यूरेटर अराइज होती है। और यूरेटर क्या होती है स्लाइटली नैरो और होती है देन रेनल पेल्विस, क्योंकि रेनल पेल्विस का शेप कैसा होता है फनल शेप होता है। और यहाँ पे जितना भी मैकेनिज्म जैसे हम बात करें यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ से जो पोर्शन है मतलब यहाँ पे जो भी प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है किडनी की नेफ्रॉन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी पूछा जाए आपको तो क्या होती है नेफ्रॉन होते हैं। वही नेफ्रॉन जो होते हैं जैसे ही वो फिल्ट्रेशन करते हैं जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ट्यूबुलर सिक्रेशन इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तब बात करेंगे। लेकिन जैसे ही सिक्रेशन यहाँ पे होता है मतलब ये जब फिल्टर कर लेते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को जैसे ही बाहर की तरफ ले जाना है मतलब एक्सक्रीट करना है तो वो क्या करेंगे पहले रेनल पेल्विस के अंदर आएगा वो, और रेनल पेल्विस से कहाँ पे जाएगा आपके यूरेटर के अंदर जाएगा और यूरेटर से आपके यूरिनरी ब्लैडर में और यूरेथ्रा के थ्रू वाया आउटसाइड द बॉडी। तो बॉडी से हम क्या करते हैं उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना ये आपके क्या हो जाएगा एक्सटर्नल किडनी का स्ट्रक्चर है। ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जो बेसिक हो जाता है और आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर कौन कौन सी लेयर होती है और ये क्या काम करती है वो भी पता होना चाहिए। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ उसमें कि जो आपकी किडनी होती है उसके अंदर मेनली 3 लेयर होती है। जो इनर मस्ट लेयर होती है वो कैसी होती है फाइब्रस होती है और उसको हम क्या कहते हैं फाइब्रस कैप्सूल। तो फर्स्ट लेयर हो जाएगी आपके फाइब्रस कैप्सूल और ये किससे बनी होती है वाइट फाइब्रस टिश्यू से बनी हुई रहती है। और आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो आपकी फाइब्रस कैप्सूल है इसको हम रीनल कैप्सूल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको रीनल कैप्सूल भी कहा जा सकता है। ऐसा नहीं हो जाए किताब में आपको रीनल कैप्सूल मिले और सर ने फाइब्रस पढ़ाया तो आपके दोनों करेक्ट है क्योंकि ये लेयर ही फाइब्रस होती है इसलिए इसको सीधा फाइब्रस कैप्सूल भी कह सकते हो। और ये क्या होती है इनर मोस्ट लेयर होती है। इसके बाद जो आपकी मिडिल लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं रीनल फैट। रीनल फैट क्या आ जाता है इसको तो नाम से ही पता चल जाता है पीछे लगा हुआ फैट। मतलब ये लेयर कैसी होती है फैटी लेयर होती है और ये किससे बनी होती है फैट से बनी होती है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये शॉक एब्जॉर्बर होती है। मतलब शॉक को क्या करती है एब्जॉर्ब करने का काम करती है मतलब आउटसाइड एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। और जो तीसरी लेयर होती है आपकी आउटर मोस्ट, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है रीनल फेशिया, जो कैसी होती है फाइब्रस होती है और ये भी क्या करती है आउटसाइड एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। इसके बाद हाइलम के बारे में हमने देख लिया। और रीनल आर्टरी जो होती है वो क्या करती है ब्लड को अंदर लाने का काम करती है। तो ब्लड आपके किसके थ्रू किडनी के अंदर एंटर करता है तो रीनल आर्टरी के थ्रू। और आपका जो रीनल वेन होती है वो क्या करती है जैसे ही ब्लड फिल्टर हो जाता है तो जो रिमेनिंग है आपका पोर्शन मतलब जो ब्लड जैसे ही फिल्टर हो गया तो जो ब्लड बचा हुआ मतलब जो फिल्टर होने के बाद वापस बॉडी के अंदर जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा आपके रीनल वेन के थ्रू जाएगा। और जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है तो वहाँ पे एक फनल शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं रेनल पेल्विस कहते हैं। तो यहाँ पे जो नेफ्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे रेनल पेल्विस के अंदर जो भी मतलब फिल्ट्रेशन हुआ उसको रेनल पेल्विस के थ्रू यूरेटर तक ले जाने का काम करते हैं। तो रेनल पेल्विस कैसा होता है ये फनल शेप स्ट्रक्चर होता है किडनी के अंदर और ये आगे जाके मतलब आगे की तरफ क्या होता है ब्रॉड होता है क्योंकि फनल शेप है तो ब्रॉड ही होगा आगे से। और पीछे वाला जो पार्ट होता है वो उसका क्या हो जाता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो नैरोअर हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं यूरेटर कहते हैं। और ये जाके कनेक्ट होगा आपके यूरिनरी ब्लैडर से एंड देन यूरेथ्रा एंड देन आउटसाइड द बॉडी जब आप एक्सक्रेशन को निकालते हो मतलब जो भी सब्सटेंस है। तो आपको इसमें ये भी ध्यान रखना है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है किडनी की। तो स्ट्रक्चरल 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है आपके
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है किडनी की, तो आपको पता होना चाहिए, उसको कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है आपके किडनी के। इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी देखेंगे और पूरा चैप्टर ही इसी पे बेस्ड है, क्योंकि हमने जैसे नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था तो उसमें भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। कौन से? न्यूरॉन्स। वैसे आपको किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट पूछा जाए तो वो होता है आपका नेफ्रॉन। तो ये हो गया आपका डायग्राम, उससे रिलेटेड जो भी था मैंने आपको बता दिया, और जो बाकी बचता है वो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, जैसे आपके किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। थैंक यू।